10 दिसंबर 2003 को ताइवान के ताइचुंग इलाके में पुलिस वालों के पास एक व्यक्ति पहुंचता है। उस व्यक्ति का नाम सी कुंजी था। उसने आकर बताया कि उसकी बहन मिसिंग है। उसकी बहन का नाम जिनसी था, जो कि 27 साल की थी और वो एक बीमा एजेंट थी। अब जो इसका भाई था सी कुंजी का, उसने आकर बताया कि मेरी बहन के पास मैंने 7 दिसंबर को शाम के टाइम पर फ़ोन किया था। उस टाइम पर जिनसी ने बताया था कि वो अपने एक पुराने क्लाइंट के पास गई हुई है। वो उसको एक किसी व्यक्ति से मिलवाना चाहता है ताकि जिनसी उसका इंश्योरेंस कर सके, और इसी सिलसिले में वो वहाँ पर पहुँची थी। और जहाँ पर ये पहुँची थी उसने बताया कि ये जिस व्यक्ति के पास मैं आई हूँ ये एक मैकेनिक शॉप का ओनर है और इसका नाम चैन है, जिससे मैं अभी मिलूंगी और इससे फ्री होकर मैं घर चली जाऊंगी। ये सारी बात उसने अपने भाई से कही थी, लेकिन जो इसका भाई था वो बहुत ही ज़्यादा अपनी बहन के लिए सेंसिटिव था। उसने कहा कि मैं वहाँ पर आ जाता हूँ तुम्हारे साथ, हम दोनों वहाँ पर रहेंगे, तुम अपनी बात कर लेना, जिसके बाद मैं घर पर तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन इसकी बहन ने इसको साफ इनकार कर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, काफ़ी टाइम से मैं इस क्लाइंट को जानती हूँ, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। तब वो मान जाता है और जिस इलाके में इसकी ये मैकेनिक की ये शॉप थी, यहाँ पर पास में ही एक यूनिवर्सिटी थी और जो ये यूनिवर्सिटी थी इसका नाम तुंगहाई यूनिवर्सिटी था। और तभी जिनसी ने अपने भाई से कहा कि अगर मुझे ये मिल जाता है, यानी कि मैं इस व्यक्ति का अगर बीमा कर देती हूँ, तो मेरा जो साल का कोटा है वो पूरा हो जाएगा और मैं तुम्हें इसकी खुशी में एक ट्रीट दूंगी। ये बात कहने के बाद अब इन दोनों ने अपने अपने फोन काट दिए और जो इसका भाई था सी कुंजी वो आराम से घर पर सो गया। उसे अब कोई भी टेंशन नहीं थी। वो सोच रहा था कि उसकी बहन अपने घर पर चली गई होगी, अपने माता पिता के पास, क्योंकि जो सी कुंजी था वो अपनी बहन से अलग रहा करता। इसकी बहन अपने माता पिता के साथ रहा करती और काम के सिलसिले में सी कुंजी अलग रहा करता। और ऐसा ही अब इसने सोचा कि वो अपने माता पिता के पास चली गई होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो उसके माता पिता थे जिनसी के, वो सोच रहे थे कि वो अपने भाई के पास चली गई होगी, लेकिन दोनों को इस बारे में नहीं पता था कि वो गायब हो चुकी है। फिर 9 दिसंबर के दिन जो जिनसी का भाई था सी कुंजी, उसके पास अब बीमा कंपनी से फोन आता है। मैनेजर ने फोन करके उससे बताया कि 2 दिन से जिनसी यहाँ पर नहीं आ रही है। ये बात सुनते ही तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। उसने अपने माता पिता के पास फ़ोन किया, उनसे कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि हमें तो लगा कि वो 2 दिन से तुम्हारे पास है, लेकिन उसे अब पता नहीं था कि जिनसी कहाँ पर चली गई है। तब उसे याद आया कि उसने आखिरी बार जहाँ पर उसे देखा था अब वो वहीं पर जाएगा। इसीलिए वो भागता हुआ उस ओनर के पास जाता है, उस मैकेनिक शॉप पर। वहाँ पर जाकर जो व्यक्ति था जैन, वो वहाँ पर काम कर रहा था, एक मोटर को बांध रहा था, वो मोटरसाइकिल की मरम्मत कर रहा था। जब वो जाकर उससे पूछता है कि मेरी बहन जिनसी यहाँ पर आई थी 7 दिसंबर को, तब चैन ने बताया कि हाँ मुझे याद है कि 7 दिसंबर को यहाँ पर वो आई थी, लेकिन मुझे कुछ काम हो गया और थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने उससे कहा कि मैं आपसे बाद में मिलूंगा और इसीलिए मैं यहाँ से चला गया था। वो बाद में कहाँ पर गई इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जो इसका भाई था जिनसी का, उसको कुछ गड़बड़ लग रही थी। ये जहाँ पर इस दुकान में आया था ये 3 मंजिला दुकान थी। यहाँ पर नीचे तो ये मैकेनिक की दुकान थी, यहाँ पर बस मोटरसाइकिल ठीक होते थे, और ऊपर की 2 मंजिलों के अंदर उसने रहने का और अपना सामान वगैरह रखने का स्टोर वगैरह बना रखा था। अब जो ये सी कुंजी था ये ऊपर के भी फ्लोर देखना चाहता था, लेकिन चैन ने साफ इनकार कर दिया। अब जैसे ही ये सी कुंजी ऊपर की तरफ जाने वाला था, चैन उसको धक्का भी दे देता है और उसको गालियां देता है। अब सी कुंजी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसने अपने घर वालों से जाकर बताया कि मुझे वहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। अब उसके पूरा परिवार अगले दिन उस चैन की दुकान पर पहुँचते हैं, लेकिन अब की बार जो चैन था उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। जैसे कि उसने पहले सी कुंजी को गाली वगैरह दी थी, ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। वो बिल्कुल उनके साथ कोऑपरेटिव रहा। उसने हर एक चीज का उनको अच्छे से जवाब दिया और उन्होंने पूरी बिल्डिंग को छान मारा, लेकिन जिनसी का कुछ भी वहां पर निशान नहीं मिला, जिसके बाद वो हताश हो गए। अब जो सी कुंजी था वो सीधा ही पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां पर जाकर इस बारे में सारी बात बता देता है। और जो ये पुलिस वाले थे, इन्होंने जैसे ही इस केस के बारे में सुना, इनको कुछ याद आने लगा कि इन्होंने ऐसा केस पहले भी कहीं सुना है।
तब इन्हें याद आया कि 1 मार्च 1991 के दिन एक लड़की जिसका नाम शू था वो ऐसे ही गायब हुई थी। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती और पार्ट टाइम वो भी एक बीमा एजेंट थी और इसी दुकान के पास से वो गायब हुई थी और चैन उसके अंदर मेन सस्पेक्ट था, क्योंकि उस टाइम पर भी जो चैन था उसने यही जवाब दिया था कि शू मेरी दुकान पर तो आई थी लेकिन मेरी पत्नी उस टाइम पर गर्भवती थी, मैं उसके पास चला गया, बाद में शू कहां पर चली गई इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। और ऐसा ही कुछ जवाब उसने अब इस जिनसी के बारे में दिया था। फिर पुलिस वालों ने अब ध्यान दिया कि दोनों ही लड़कियां ऐसे इस मैकेनिक शॉप की दुकान के आगे से गायब हुई है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। और अब 12 साल बीत चुके थे उस शू को गायब हुए, लेकिन उसके बारे में अभी तो कोई भी सुराग नहीं मिला था अभी तक। हालांकि पुलिस वालों ने 3 बार उसका लाइव डिटेक्टिव टेस्ट भी किया और उसमें वो हर बार फेल भी हुआ, लेकिन पुलिस वालों को इस बारे में पता था कि ये प्रूफ अदालत में नहीं चलेगा, इसकी वजह से इसे हर बार छोड़ देना पड़ा था। लेकिन अब की बार ये फंस चुका था, क्योंकि इसके बारे में अब दोबारा से कंप्लेन की गई थी कि इसकी दुकान के आगे से लड़की गायब हुई है। पुलिस वालों के पास एक अच्छा लीड था, इसलिए पुलिस वाले अब इनकी मदद करने के लिए तैयार थे। फिर पुलिस वालों ने अब जो चैन था इसकी हिस्ट्री को खंगालना शुरू किया। तब उन्हें पता चला कि वो एक गरीब परिवार में पला बढ़ा है, क्योंकि उसके माता पिता बहुत ज्यादा गरीब थे और ये 9 भाई बहन थे, जिसकी वजह से इसके पिता इनका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया करते। और जो चैन था इसकी हर दिन ही पिटाई हुआ करती। बचपन से ही इसने अपने बहुत ज्यादा कष्ट झेले हैं, जिसकी वजह से जब ये 8वीं क्लास में था उसी टाइम पर इसने स्कूल छोड़ दिया और ये मैकेनिक की दुकान पर काम सीखने लगा। 1 साल तक इसने काम सीखा, जिसके बाद इसने खुद की एक दुकान खोल ली और लोगों को इसका काम इतना ज्यादा पसंद आया कि लोगों की भीड़ इसके पास जुड़ने लगी थी। जिसके बाद अब पुलिस वाले सीधे ही जो इसकी दुकान थी उसके साइड में एक सुविधा स्टोर था, वहां पर जाकर सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करते हैं। तब उन्हें दिखाई देता है कि 8 बजे के आसपास जो ये जिनसी थी ये इसकी दुकान में जाती हुई तो दिखाई देती है, लेकिन वापस लौटते हुए उसको नहीं देखा गया। और इसी के चलते अब पुलिस वालों ने जो ये चैन था इसको उठा लिया और इससे पूछताछ शुरू कर दी गई। हालांकि देखा जाए तो कितना भी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति क्यों ना हो, जब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं वो लड़खड़ा जाता है, वो घबरा जाता है। लेकिन चैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल सामने बैठकर उनकी आंखों में आंखें डालकर सीधे जवाब दे जा रहा था, जैसे कि उसने सारे के सारे सवालों के जवाब को रट रखा हो। ऐसे ही वो बिल्कुल साफ साफ उनके आगे बोलता जा रहा था, हर एक चीज का उसके पास जवाब था। पुलिस वाले उसका कुछ भी कर नहीं पाए और जिसकी वजह से पुलिस वालों ने अब इसे रिहा करना पड़ा। और दूसरी तरफ उन्होंने इसकी दुकान का सर्च वारंट भी जारी कर दिया था। अब वो सर्च वारंट लेकर इसकी दुकान पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक जो ये चैन था ये भाग चुका था और इसकी दुकान पर ताला लगा हुआ था। पुलिस वालों ने जाते ही इसकी दुकान के ताले को तोड़ा, दुकान को खोलकर अंदर से खंगालने लगे। उन्होंने देखा नीचे तो बस सामान वगैरह पड़ा है, कुछ इधर उधर जो उसके बाइक वगैरह खड़े थे। पुलिस वालों को अब ऊपर की तरफ जाना था। वो 2nd फ्लोर पर पहुंचते हैं, वहां पर भी वो कुछ अजीब सा महसूस करते हैं। वो साथ में अपने कुत्ते लेकर आए थे, उन कुत्तों को सूंघते सूंघते वो कुत्ते अब बाथरूम की तरफ जाते हैं। बाथरूम में जब वो पहुंचे वहां पर बहुत गंदी तरीके से बाथरूम गंदा हुआ पड़ा था, लेकिन जो वहां पर बाथटब था वो बिल्कुल चमक रहा था, जैसे कि इसकी अभी रगड़ रगड़ के सफाई की गई है। पुलिस वाले अब इस बाथटब को कुछ छान पाते, इस पे स्प्रे वगैरह करके कुछ देख पाते, उससे पहले ही जो कुत्ते थे वो भागते हुए अब ऊपर की तरफ जाने लगे। वो पुलिस वालों को अपने साथ खींच कर लेकर जा रहे थे। पुलिस वाले उनके पीछे पीछे अब 3रे फ्लोर पर जा पहुंचे। वहां पर 2 बड़ी बड़ी पानी की टंकियां थी, जिसकी तरफ देखकर कुत्ते भौंके जा रहे थे लगातार बिना रुके। पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद पुलिस वाले उन टंकियों के पास जाते हैं। जैसे ही वो टंकियों के पास पहुंचे उनको उनके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आने लगी, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब एक पुलिस वाला उन टंकी के ऊपर चढ़ता है, उसका ढक्कन खोलता है। जैसे ही ढक्कन खोला इतनी गंदी स्मेल कि सारे पुलिस वालों ने अपनी नाक पर हाथ रख लिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है। तब पुलिस वालों ने उस टंकी के अंदर झांकने की कोशिश की। उसके अंदर बिल्कुल बहुत मोटी गंदी रेत की परत जमी हुई थी, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने अंदर से जो कुछ उसके था उसको बाहर निकाला। अंदर से 2 प्लास्टिक के काले बैग मिलते हैं और उनको जैसे ही खोला पुलिस वाले चक्कर खाकर
गिरने वाले थे, क्योंकि इतना भयानक नजारा उनके सामने था। क्योंकि पुलिस वालों ने जैसे ही वो बैग खोला, उसके अंदर एक इंसान के शरीर के टुकड़े थे। जी हाँ, एक इंसान के टुकड़े। उसमें एक लड़की का कटा हुआ सर था, साथ में छोटे छोटे टुकड़े जो कि अलग किए गए थे। कईयों से हड्डियां अलग की गई थी, जो सफेद हड्डियां थी वो अलग से दिखाई दे रही थी। खून में लथपथ इंटरनल ऑर्गन्स अलग थे, बहुत सारे टुकड़े वहां पर बिखरे हुए थे। पुलिस वालों ने सबको बाहर निकाल कर देखा, और तब तक जो जिंसी की फैमिली थी उन्हें पता चल गया कि उनकी बेटी की ऐसे ऐसे लाश वहां पर इस बिल्डिंग के अंदर मिली है। उसका भाई सिकुंजी और जो उसके माता पिता थे वो भागकर इस बिल्डिंग में पहुंचते हैं। पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उनको धक्का देकर ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसे ही उन्होंने वहां पर जो नज़ारा देखा, उनके दिल दहल चुके थे। उसके पिता ने अपनी बेटी का कटा हुआ सर देखकर उसे पहचान लिया था कि वो उसी की बेटी है। वो वहां पर फूट फूट कर रोने लगा, उनकी तो दुनिया ही लुट गई थी। अब पुलिस वाले वहां पर जो बाथरूम में उन्होंने बाथ टब देखा था, उसके ऊपर वो अपना केमिकल वगैरह छिड़कते हैं, जिससे ये पता चल सके कि यहाँ पर खून के कोई छिट्टे वगैरह है या नहीं। जैसे ही उन्होंने केमिकल छिड़का, वो रिएक्ट करता है। तब पुलिस वालों को पता चल जाता है कि विक्टिम को यहीं पर मारा गया है, इसके अंदर ही उसको मारकर खून वगैरह साफ कर दिया गया है। वहां से पुलिस वालों ने फोटो वगैरह खींच ली, और तभी वहां पर सारे तरफ से उन्होंने जांच शुरू कर दी थी। छानबीन करते हुए वहां पर एक डस्टबिन के अंदर नोकिया फोन टूटा हुआ मिलता है। पुलिस वालों ने उसे भी जब्त कर लिया था, और साथ में पुलिस वालों को ध्यान गया वहां पर उस बिल्डिंग के अंदर कोने में एक अजगर बैठा था। जी हाँ, एक अजगर जो वहां पर रखा गया था, जिसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान थे कि इसका यहाँ पर क्या काम है। और फिर पुलिस वालों ने थोड़ी सी और जांच की, तब उन्हें वहां पर बहुत सारी पोर्नोग्राफिक सीडियां मिली, सेक्स टॉय भी मिले। फिर जो चैन की पत्नी थी उसने बताया कि जो चैन था वो 39 साल का है, उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन इसकी पत्नी ने चैन को छोड़ दिया था क्योंकि इसका व्यवहार बिल्कुल अजीब था। पहले तो इसने अपनी खुद की एक दुकान खोली, ये बहुत अच्छे से उस दुकान को चलाया करता, लेकिन लोगों के सामने जो ये दिखाया करता वैसा ये बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बचपन से ही चैन की बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी, जिसकी वजह से इसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, और ये बहुत ही उल्टे सीधे काम किया करता। और इसी वजह से ये जंगल में जाया करता, वहाँ से कोई कोई जानवर पकड़कर उनको टॉर्चर किया करता। फिर इसको पता नहीं क्या सूझा, इसने घर के अंदर सांप रखने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इसकी पत्नी, इसके बच्चे और तो इनके पड़ोस वाले भी डरने लगे थे। साथ में पड़ोसियों ने यह भी बताया कि जो ये चैन था ये गली में खड़ा होकर आने जाने वाली लड़कियों को ऐसे ही ताड़ता रहा करता। अब इतनी सारी बातों के बाद पुलिस वालों को पता चल गया कि वो ज्यादा दूर नहीं भागा होगा। चैन को पकड़ने के लिए वो सर्च अभियान चलाते हैं, और वो खुद के ही गांव वाले घर के अंदर मिलता है। उसके पास एक चाकू था, पुलिस वालों ने उसे उठा लिया और उससे पूछताछ के लिए लेकर आए, और जिस टाइम उसे अरेस्ट किया गया उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बिल्कुल ठंडा हुआ था। वो ऐसा रिएक्ट कर रहा था कि जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं, वो बिल्कुल शांत बना रहा। अब जो पुलिस वाले थे उन्हें ये पता था कि जो चैन है इसको तो पकड़ लिया है, साथ में इसके घर से वो सबूत वगैरह भी मिल गए हैं। जो लड़की की लाश वहां से मिली है टुकड़ों में, वो तो इन्हें मिल गई है, लेकिन ये पर्याप्त सबूत नहीं है उसको अरेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि उन्हें वहां से अभी कोई भी सबूत नहीं मिला जो कि चैन की तरफ इशारा करे कि उसने ही इस लड़की को मारा है। वहाँ पर अभी तक उन्हें कोई भी हथियार नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर खोदाई शुरू कर दी। उस मैकेनिक शॉप पर जितनी भी पाइपें थी उनको खोद कर देखा गया, लेकिन वहाँ से पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिला। अब ये खबर मीडिया में भी आ चुकी थी। दूसरी तरफ पुलिस वालों ने जो वो फोन मिला था विक्टिम का, उसकी जांच करना शुरू किया। जैसे ही उसकी जांच कर रहे थे तब उन्हें पता चलता है कि सिंजी के नंबर से फोन नहीं किया गया था, बल्कि किसी और लड़की की सिम से फोन किया गया था, जिसका नाम ली था। और ली कोई और नहीं बल्कि एक गुएंग नाम के लड़के की गर्लफ्रेंड थी, और जो ये गुएंग था ये चैन के पास उसकी दुकान में काम किया करता। अब दूसरी तरफ पुलिस वालों ने गुएंग को भी ढूंढना शुरू किया, तब उन्हें पता चला कि वो भी भाग चुका है। पुलिस वाले समझ गए थे कि हो ना हो ये भी इसके साथ इस कांड में मौजूद था। और तभी पुलिस वालों के पास एक इलेक्ट्रिक शॉप से फोन आता है, जिसने बताया कि गुएंग मेरे पास आया था, वो एक लैपटॉप लेकर आया था, उसने कहा कि मुझे ये बेचना है। तब मैंने उससे कहा कि इसका पासवर्ड वगैरह खोलो। तब वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और वो अभी बाहर गया है।
मुझे लगा कि शायद इसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने आपके पास फ़ोन कर दिया। पुलिस वालों ने तभी कहा कि तुम उसे अपने पास उलझा कर रखो, हम अभी आ रहे हैं। गुएंग थोड़ी देर के बाद वहाँ पर आता है। उनकी डील जो थी वो $300 में फाइनल हुई। जो वो उस इलेक्ट्रिक शॉप का ओनर था उसने $300 इसको दिए। इतनी देर में ही पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने गुएंग को उठा लिया। जब उसको उठाया गया वो भी बिल्कुल शांत था। अब जो ये गुएंग था इसको पुलिस स्टेशन में लाने के बाद इससे पूछताछ की गई। पहले तो ये बिल्कुल भी सही जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन काफी देर के बाद ये टूट चुका था और इसने सब कुछ कबूल कर लिया था। इसने बता दिया था कि इसकी क्या भूमिका थी इस मर्डर केस में और जो चैन था उसने क्या किया था। और जब पुलिस वालों ने चैन से पूछा वो कुछ भी नहीं बता रहा था। पुलिस वाले इन दोनों से अलग अलग पूछताछ कर रहे थे और जो कुछ इन्होंने बताया वो सुनकर तो पुलिस वालों की भी आंखें फटी रह गई, क्योंकि जो गुएंग था उसने बताया कि वो बहुत ज्यादा गरीब था, जिसकी वजह से उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लगा करता। उसने पढ़ाई भी जल्दी ही छोड़ दी, जिसकी वजह से गुएंग अब चैन के पास आकर इससे काम सीखने लगता है इन मोटरसाइकिलों को ठीक करने का। और जब ये इसके पास काम कर रहा था तब उसे पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिन्होंने अपने बाइक का बीमा करवाना होता है, जिसकी वजह से जो ये चैन था इसका बीमा कंपनी वालों के साथ इसकी बातचीत थी और बीमा कंपनी में जो वो लड़की थी जिनसी, उसके साथ ही इसके अच्छे संबंध थे। ये दोनों एक दूसरे के काम आया करते और ऐसे ही जिनसी ने एक कस्टमर का कुछ बीमा वगैरह किया था और जो जिनसी थी उसने उस कस्टमर के साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसको कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो कस्टमर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ चैन के ऊपर। उसने आकर चैन को बहुत बुरा भला कहा, जिसकी वजह से चैन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अब चैन ने बदला लेने का सोचा, जिसकी वजह से उसने अब जिनसी के पास फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए रात को 8 बजे अपनी शॉप पर बुलाया। और जो गुएंग था वो बहुत ज़्यादा गरीब था, वो उसके साथ इस प्लान में शामिल हो गया। और जैसे ही 7 दिसंबर को जिनसी की दुकान पर पहुंचती है, जो चैन था वो गुएंग से इसको मिलाता है कि ये कस्टमर है, आपको इसका बीमा करना है। जैसे ही रात के 8 बजे हुए थे, ये अंदर बैठकर बात कर रहे थे नीचे वाली उस मैकेनिक शॉप पर, कि तभी जो चैन था वो उठकर साइड में जाता है। उसने शटर नीचे करा अपनी दुकान का और म्यूजिक का वॉल्यूम बहुत तेज कर दिया। और तब तक जो गुएंग था वो भी वहां से उठकर जा चुका था। और जो ये जिनसी थी ये कुछ समझ पाती उससे पहले ही जो ये चैन था इसने बहुत बड़ी रोड उठाई लोहे की और जिनसी के कमर में मारी, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गई। साथ में जो ये गुएंग था उसने तब तक अपने हाथों में दस्ताने डाले और एक रस्सी लेकर उसके गले में जोर से लपेट दी और उसको खींचने लगा। और तब तक खींचता रहा तब तक कि वो बेहोश नहीं हो गई। वो बिल्कुल अपने बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 2-3 मिनट तक वो बिल्कुल जोर से उसको दबाए रखता है। आखिरकार वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद ये दोनों उसे ऊपर वाले फ्लोर पर लेकर जाते हैं। ऊपर ले जाने के बाद इन्होंने उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया उसको। फिर इन्होंने सोचा कि अब जो इसका शरीर है इसको यहाँ से बाहर नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि पास में ही एक यूनिवर्सिटी है और बाहर बहुत भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है। इसके शरीर को यहीं पर ठिकाने लगाना होगा। तब उन दोनों ने मिलकर इसके शरीर के टुकड़े करने शुरू किए। पहले तो उन्होंने इसकी गर्दन को अलग किया, छोटे छोटे टुकड़े किए, हड्डियों को अलग किया और इसके जो ऑर्गन्स थे इंटरनल ऑर्गन्स उनको अलग किया। और ऐसे करते हुए उन्हें 2-3 घंटे हो चुके थे। तब जो ये गुएंग था इसने कहा कि बहुत ज़्यादा भूख लगी है और खाना बनाने से पहले इन्होंने इन सारे टुकड़ों को उस बाथटब में डाला और वहाँ पर इन्होंने उन्हें अच्छी तरीके से धोया, क्योंकि वहाँ पर जितना भी खून था उन सबको वहाँ से साफ कर दिया गया। अब जो गुएंग था वो अंदर जाता है, उसने कढ़ाई चढ़ाई, उसमें तेल डाला, साथ में जो ये जिनसी के टुकड़े थे इनको ही उसने पका डाला। इसके बॉडी पार्ट्स को पकाकर वो अब चैन को लाकर दे देता है कि इसे खा लो। इन्होंने बिना हिचकिचाहट के दोनों ने वो टुकड़े खाने शुरू कर दिए। इसके बाद इन दोनों ने अब 2 बड़े बड़े प्लास्टिक के बैगों के अंदर उन टुकड़ों को डालना शुरू किया और दूसरे बैग में उन्होंने जितने भी उसके कपड़े वगैरह थे, वो चाकू वगैरह जिससे उसको काटा गया था, उनको दूसरे बैग में डाला गया। अब इसके टुकड़ों वाले बैग को तो ऊपर टंकी में चढ़ा दिया गया, बाकी जो ये बैग था इसको नीचे लेकर आए। नीचे लाकर इन्होंने अपनी दुकान के सेप्टिक टैंक के अंदर उस हथियार वाले बैग को डाल दिया ताकि किसी को भी इन पर शक ना हो।
वैसे तो देखा जाए तो इन दोनों से अलग अलग जब पूछताछ की गई, उन्होंने एक जैसा ही अपना बयान दिया, लेकिन मास्टरमाइंड के रूप में कौन मास्टरमाइंड है इन दोनों में से, इनके बीच में इस बात पर लड़ाई रही। जो गुएंग था वो कह रहा था कि चैन मास्टरमाइंड, और जो चैन था वो कह रहा था कि गुएंग मास्टरमाइंड है। गुएंग ने बताया कि इसको मारने के बाद बस मैंने उसको सेक्सुअल असॉल्ट किया और फिर मैं उसके लैपटॉप को लेकर वहां से चला गया। चैन ने मुझसे कहा कि इसको जाकर तुम बेच आओ। मैं जाकर उसको बेचने गया, मुझे नहीं पता कि पीछे से उसने उसको काट डाला। और दूसरी तरफ जो चैन था उसने कहा कि गुएंग ने ही उसको मारा है, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी थी और इसीलिए उसने जिनसी को अगवा किया था और मैं तो बस उसका साथ दे रहा था, मैंने उसको बिल्कुल भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। पुलिस वालों को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पुलिस वालों ने जैसे ही उन्हें पता चला कि सेप्टिक टैंक में और सबूत हैं, उन्होंने वहां से सबूत इकट्ठा किए। वहां पर उन्हें जो उस लड़की के कपड़े थे, उसमें जो हथियार थे, उन सबको बरामद कर लिया था। और दूसरी तरफ उन्हें पास से ही उनकी दुकान के एक रस्सी भी मिली, लेकिन उस रस्सी पर कोई भी डीएनए वगैरह नहीं था, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया था कि जो गुएंग था उसने अपने हाथों में दस्ताने डाले हुए थे, जिसकी वजह से उस रस्सी पर कोई भी डीएनए नहीं आया। फिर फोरेंसिक वालों ने बताया कि 7 दिसंबर 10 बजे रात को इस लड़की को मारा गया और अकेला व्यक्ति इसको नहीं मार सकता, ना ही इसके टुकड़े टुकड़े कर सकता। इन दोनों की मिली भगत से ही ये सब कुछ हुआ है। और ऐसे ही इन दोनों की यही बातें चलती रही। पहले तो ये हत्या को कबूल कर लेते कि हमने ही उनको मारा है, लेकिन बाद में साफ इनकार कर देते। ऐसे ही ये केस आगे चलता रहा। अब जो पुलिस वाले थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि 12 साल पहले जो शू गायब हुई थी, शायद उसको गायब करने में भी इन्हीं का हाथ था और उसको भी ऐसे ही मार दिया गया होगा और उसके बारे में आज तक भी कोई सबूत नहीं मिला। और आखिरकार इन दोनों ने अपनी अपनी गलती को कबूल किया और 2004 में जो गुएंग था उसे 20 साल की सजा हुई और जो ये चैन था इसे मौत की सजा हुई। लेकिन 2005 में इन दोनों को ही मौत की सजा दे दी गई। फिर इन्होंने अपील की, लेकिन 2007 में इनकी मौत की सजा को ऐसे ही बरकरार रखा गया। और इसके बाद 21 दिसंबर 2012 को जो गुएंग था उसको गोली लगते ही उसकी मौत हो गई। और जो चैन था उसको जब गोली मारी गई उससे पहले उसने ये कहा था कि मेरे जितने भी ऑर्गन्स है उनको मैं दान देना चाहता हूं। और उसको गोली मारने के बाद इसको हॉस्पिटल ले जाया गया ताकि इसके जो ऑर्गन्स है उनको बाहर निकाल सके। लेकिन तभी जो ह्यूमन राइट्स वाले थे वो वहां पर आ जाते हैं। उन्होंने बताया कि ये अपनी मर्जी से अपने अंग तो दान करना चाह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी कैदी के जिसको मौत की सजा मिली है उसके ऑर्गन्स हम नहीं ले सकते, और जिसकी वजह से इसके अंगों को नहीं निकाला गया और इनका ऐसे ही अंतिम संस्कार हुआ। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।